सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारा ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है और देखा जाए तो सोशल साइंस का सेकंड चैप्टर है। एकेडमिकली देखें, आपके सोशल साइंस का पहला ही चैप्टर है, क्योंकि इससे पहले जो आपको दे रखा है अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस वाला, उसमें आपको बता रखा है कैसे क्या पढ़ना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से, शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ऑलरेडी 2 घंटे 56 मिनट का इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना है, जहां पर एक एक बात को डिस्कस किया गया। आज मोटी मोटी बातों को डिस्कस करते हुए चलेंगे कि इस चैप्टर में क्या है, एट अ ग्लांस देखते हुए चलेंगे, ताकि एक बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ट हो सके। एग्जामिनेशन के लिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। फुल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना है तो वो वाला लेक्चर देखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। काफी बच्चों ने देख लिया। ये एक तरह से रिवीजन और एट अ ग्लांस चीजों को दिखाने के लिए, और कुछ बातें जो वहां नहीं ऐड की गई जानबूझ करके वो छोटी छोटी बातों को यहां ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उस समय काफी कॉम्प्लिकेशन हो सकता था, तो उन बच्चों के लिए अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो कुछ ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता बच्चों। ये कंटेंट का फ्लो रहेगा, इतने ही टॉपिक्स हैं। अगर आपने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंपोजिशन ऑफ अर्थ सरफेस से सबसे पहले बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। आ जाओ, कंपोजिशन ऑफ अर्थ सरफेस को दो हिस्सों में बांट करके देखा जाता है। एक केमिकल क्लासिफिकेशन किया जाता है। केमिकल मतलब कि इसकी सतह मतलब गहराई में जाते जाते किस प्रकार के एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। ऊपरी सतह पर हमें हल्के एलिमेंट्स मिलते हैं, एल्यूमिनियम, सिलिका जैसे, और नीचे नीचे जाते समय हमें थोड़े भारी एलिमेंट्स मिलने लग जाते हैं, आयरन और निकल जैसे, है ना। तो बस उसी की बिहाफ पर हमने बांटा ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। इसके तीन टाइप है। सबसे ऊपरी जो सतह है पृथ्वी की, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। फिर पृथ्वी को और खोलोगे, अगर और अंदर डीप जाओगे तो फिर जो मिलेगा उसे मेंटल कहते हैं, और बिल्कुल डीप चले जाओगे सेंटर की तरफ तो उसे कोर कहते हैं। बिल्कुल डीप का मतलब होता है सेंटर। तो हम एक सरफेस से चल के सेंटर तक पहुंचते हैं, दूसरे सरफेस से भी सेंटर तक ही पहुंचा जा सकता है। तो एक बात है, और अभी तक इतने अंदर तक कोई गया नहीं है, इनडायरेक्टली ही ये चीजें दिखी जाती है। मनुष्य ने अभी तक जो खुदाई की है पृथ्वी की, वो 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं कर पाया है, और पृथ्वी की रेडियस है 6400 किलोमीटर। लेकिन इनडायरेक्ट तरीकों से हम पता करते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना किस तरह की है। उसी को हम इस आधार पर भी बांटते हैं मैकेनिकल क्लासिफिकेशन के। ये था केमिकल क्लासिफिकेशन। ये क्रस्ट होती है बच्चों, वो चीज जैसे एक रैपर है, जैसे ऑरेंज एक संतरा है, उसका जो छिलका है वैसा पृथ्वी का छिलका है ये, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। और क्रस्ट के दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक होती है ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का मतलब जैसे कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर खड़े हैं, मतलब जैसे हमें पता है एशिया कॉन्टिनेंट है, तो एशिया कॉन्टिनेंट जिस प्लेटफॉर्म के नीचे खड़ा है उस प्लेटफॉर्म को हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कह रहे हैं। ऐसे ही हमने देखा इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जो नीचे का सतही प्लेटफॉर्म है उसे हम कह रहे हैं क्या, ओशनिक क्रस्ट। मतलब जिसका भी होगा तो क्रस्ट वो होता है ओशनिक, समझ रहे हैं। तो ओशनिक क्रस्ट 5 से 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर और अंदर जाओगे तो क्रस्ट क्रॉस कर जाओगे आप। लेकिन कॉन्टिनेंट में क्योंकि अलग अलग पहाड़ पर्वत ऊंचे ऊंचे पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से एवरेज 30 से 70 किलोमीटर तक जब हम खोद पाएंगे तब हम क्रस्ट को क्रॉस कर पाएंगे, रैपर को हटा पाएंगे। मेंटल वो वाला इलाका है जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम रखता है अर्थ का, यानी लगभग 80% यहां पे रहता है इलाका, मतलब 80% वॉल्यूम ये कवर करता है मेंटल वाला इलाका। क्रस्ट सबसे ऊपर, मेंटल बीच में, कोर सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल क्लासिफिकेशन, यानी मैकेनिकल क्लासिफिकेशन में कि कहां पे ठोस है पृथ्वी, कहां पर नरम है, कहां पे गर्म है, ये पता करने का जो तरीका है, उसके लिए हम क्लासिफिकेशन का टाइप क्या करते हैं बच्चों, मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा देखो, चीजें एक ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्लास में बच्चे पढ़ते होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह, अब उन सारे फ्रेंड्स का एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, तो कुछ बच्चे उस कैटेगरी में आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ वेट तो कुछ अलग तरह का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। हैं वही लोग, उनको पढ़ने का तरीका अलग अलग है, बस उसी प्रकार से अलग तरीके से देखने का एक दृष्टिकोण है। इसी चीज को देखने का एक दूसरा दृष्टिकोण है कि हमने पृथ्वी को उसके मैकेनिकल आधार पर बांटा। बच्चों एक मिनट रुक जाओ, मैं वॉल्यूम चेक कर लेता हूं, इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो बच्चों यहां पर हमने क्लासिफिकेशन देखा मैकेनिकल बेसिस पर। मैकेनिकल बेसिस पे हमने बोला कि क्रस्ट और मेंटल और कोर। लेकिन क्या किया हमने, जो ये मेंटल है इसके बेसिकली 3 हिस्से हो गए, बस इतना ही फर्क है। और वो जो 3 हिस्से में उनमें भी आप 2 हिस्से समझो, एक अपर मेंटल एक लोअर मेंटल। और कोर को भी हमने आउटर कोर और इनर कोर में बांटा। तो क्रस्ट रही, मेंटल को हमने 2 हिस्सों में बांटा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, और इसको कोर को आउटर कोर और इनर कोर। इनर क्यों, क्योंकि वो सेंटर के नजदीक है, तो सेंटर के अंदर की तरफ है, इसीलिए इनर कोर कहा। अब ये जो मेंटल आपको दिखाई दे रही है, यहां से यहां तक का पूरा बच्चों मेंटल है। मुझे डिफरेंट कलर दे देना चाहिए था, बट आप समझ रहे होंगे, यहां से लेके पूरा जो दिख रहा है ये मेंटल है। इसमें ये वाला ऊपर का पार्ट अपर मेंटल का है, नीचे का ग्रीन लाइन के नीचे का पार्ट लोअर मेंटल का। अपर मेंटल में भी 2 हिस्से करें। अपर मेंटल का जो सबसे ऊपरी वाला पार्ट है वो रिजिड होता है,
वो ठोस होता है, जबकि जो उसका जो नीचे का पार्ट होता है, अपर मेंटल का ही नीचे का पार्ट जो होता है बचा हुआ, वो थोड़ा सा कैसा होता है, प्लास्टिक सॉलिड टाइप का होता है। प्लास्टिक का मतलब ये होता है जैसे कोलतार, जैसे शहद, जैसे टूथपेस्ट होता है, ऐसा फ्लूइड, गाढ़ा एकदम उस तरह का, मतलब सॉलिड भी नहीं है बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम सख्त है, हल्का हल्का मूव कर सकता है, सालों 2000 करोड़ साल में कभी तो छोटा छोटा मूव कर ही लेता है। तो ये होता है इसका ये वाला, जिस रिमेनिंग जो अपर मेंटल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है प्लास्टिक होता है। क्रस्ट भी रिजिड है, अपर मेंटल का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी रिजिड है। फिर उसके बाद लोअर मेंटल जो होती है वो सॉलिड होती है, और लोअर मेंटल के बाद आउटर कोर लिक्विड होती है, और फिर इनर कोर लिक्विड सॉलिड होती है। वैसे याद करने के लिए आसान तरीका भी है, सबसे ऊपर देखो इसमें क्या चलता है, ये सॉलिड है दोनों के दोनों, फिर एक तरह से लिक्विड टाइप का, मतलब एग्जैक्टली लिक्विड नहीं कहेंगे, प्लास्टिक टाइप का, बट ठीक है। उसके बाद फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, तो ऑल्टरनेट चलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में समझोगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी, ऐसा याद नहीं करना पड़ेगा, क्लैरिटी के साथ याद होगा कॉन्सेप्चुअली। वो क्या है, जो ये क्रस्ट है और जो ये अपर मेंटल का अपर रिजिड पार्ट है, ये दोनों मिलकर के इनको हम कहते हैं लिथोस्फेयर, और इसी को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहेंगे। तो टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ और नहीं, क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी पार्ट है, अपर मेंटल का रिजिड पार्ट। क्योंकि अपर मेंटल दो तरह की है, अपर मेंटल में एक तो सॉलिड है और दूसरा सेमी सॉलिड है। तो जो दूसरा सेमी सॉलिड वाला पार्ट है, इसके ऊपर ये प्लेट क्या करती है, ड्रैग होती है, मतलब खिसकती है, सरकती है। तो ये जो चीज है, ये वाला जिसको मैंने कहा था कि ये सेमी मोल्टन है, सेमी सॉलिड है, टूथपेस्ट जैसा है, इसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। तो एस्थेनोस्फेयर के ऊपर हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, सरकती हैं, वो मूव करती हैं, और उसके कारण अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। लोअर मेंटल बच्चों है, इसे मीजोस्फेयर कहते हैं लोअर मेंटल को, और ये सॉलिड होती है। उसके बाद आउटर कोर वाला इलाका होता है, आउटर कोर वाला इलाका लिक्विड होता है, यही वो जगह है जहां पर हमारे फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके कारण अर्थ का एक मैग्नेटिक करेक्टर आता है। आप नीडल को देखते हो क्यों वो नॉर्थ साउथ में चली जाती है, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म का गुण आता है वो जिन एलिमेंट्स के कारण आता है, वो एलिमेंट्स यहां पड़े रहते हैं। ऑल्दो मैग्नेटिज्म के गुण के लिए और भी रीजन है कि अर्थ घूम रही है, और भी कारण है, बट उनमें से एक कारण कि उस प्रकार के एलिमेंट्स कहां हैं, तो वो आउटर कोर में पाए जाते हैं। अभी ये हो गया इनर कोर, तो इसमें आप समझ रहे होंगे लिक्विड जो प्रॉपर्ली होता है वो आउटर कोर होता है। एक कंफ्यूजन होता है बच्चों के मन में कि ये क्यों सॉलिड लिक्विड हो रहा है, तो देखो नीचे जाने पर टेंपरेचर बढ़ता है, जैसे जैसे आप गहराई में जाते हो टेंपरेचर बढ़ता है। जब इंसानों ने 12 किलोमीटर तक की गहराई तक खोदा था तो 180 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव कर लिया था। तो आप सोचो गहराई में कितना भयंकर टेंपरेचर रहता है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, टेंपरेचर बढ़ता है, जिसके कारण वो लिक्विफाई होना चालू हो जाता है। आउटर कोर में ऑलमोस्ट लिक्विड हो जाती है, चट्टानें गली हुई अवस्था में मिलती है हमें। लेकिन फिर आप बोलोगे यहां सॉलिड कैसे हो गई, जैसे जैसे हम डाउन दी मतलब टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ जाते हैं, वैसे वैसे प्रेशर भी बच्चों इंक्रीज होता रहता है, और प्रेशर इंक्रीज करने के कारण लिक्विड पे प्रेशराइज करोगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। इसी के कारण इनर कोर जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ है, वहां की चट्टानें फिर से ठोस होती हैं बट गर्मा गर्म होती हैं, टेंपरेचर हाई होता है, प्रेशर भी हाई होता है। तो ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ चुका है, मैंने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी है आपको। ये लिथोस्फेयर हो गया, और जो लिथोस्फेयर को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट किसके ऊपर सरकती है, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर कौन होता है, अपर मेंटल का नॉन रिजिड पार्ट, या अपर मेंटल का वो वाला पार्ट जो थोड़ा सा फ्लूइड नेचर रखता है, वो वाला, इसको मेसोस्फेयर कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन होता है। हमने पहला पार्ट कर लिया, इस चीज को आप यहां देख सकते हो आपकी बुक में, आप पढ़ोगे तो आपको डेटा से समझ में आ जाएगा कौन कितना बड़ा कितना चौड़ा है। तो आपको दिख रहा होगा मेंटल कितना 2900 किलोमीटर का रेंज रख रहा है, इस तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको ये प्लेट दिख रही होगी, ये पूरी की पूरी अगर टेक्टोनिक प्लेट है तो उसमें कुछ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और कुछ जगह ओशनिक क्रस्ट है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसे। ये पूरी प्लेट के ऊपर, ये पूरी प्लेट है, कुछ हिस्से में कॉन्टिनेंट है उस प्लेट के ऊपर, कुछ हिस्से में उसके ऊपर वो भी आ जा रहा है, समुद्र भी आ जा रहा है, ओशन भी आ जा रहा है। तो ये एक मिक्स्ड तरह की प्लेट हो गई। समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं टेक्टोनिक प्लेट का कॉन्सेप्ट समझेंगे बेटे। जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, मैंने भी आपको जस्ट बताया क्या होती है टेक्टोनिक प्लेट मास्टर, वो जो ऊपरी क्रस्ट होता है और उसके साथ जो अपर मेंटल का सॉलिड रीजन होता है, या अपर मेंटल का ऊपरी पार्ट और जो क्रस्ट होती है, वो मिलकर के एक टेक्टोनिक प्लेट बनाती है, जिसको हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया, क्रस्ट और अपर मेंटल, वो जब तक फिगर नहीं देखोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। ये पूरा मेंटल है, इसके ऊपर अपर मेंटल है, अपर मेंटल का भी ये ऊपरी हिस्सा जो है वो क्रस्ट के साथ मिलकर बच्चों क्या बनाता है, वो बनाता है आपका मास्टर जी टेक्टोनिक प्लेट। मैं थोड़ा सा जल्दी भी बोल रहा हूं, लेकिन मैं सारी बातों को कवर
करता हुआ चल रहा हूं। आप इसीलिए क्या करोगे, स्पीड को कम अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं ऑलरेडी डिटेल सेशन इसका 2 घंटे 56 मिनट का बना चुका हूं, तो आप इसको भी रेफर जरूर करें। अगर आप बेसिक से पहली बार देखना चाह रहे हैं, मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा वही देखें पहले, ठीक है ना। अगर आप ऐसे भी समझ पा रहे हो तो ये बेस्ट है, बट वो देखना ज्यादा वो रहेगा किसी बिगिनर के लिए, अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं कैसी कैसी बातें कर रहा हूं। अब फिलहाल देखो, प्लेट्स के बारे में जो कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई मेरे, टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट को 3 हिस्सों में बांटा गया। एक टाइप की टेक्टोनिक प्लेट वो है जो कॉन्टिनेंटल है, एक है जो ओशनिक है, एक है जो मिक्स्ड है। अब कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल प्लेट का मतलब ये देखो, प्लेट एक, इस प्लेट के ऊपर क्या होगा, हम जो लोग सब लोग रह रहे हैं ना, वो इसके ऊपर रह रहे हैं, जो भी सामान रखा हुआ उस प्लेट के ऊपर रखा हुआ है, और ये खुद जो प्लेट है ये तैर रही है किसी के ऊपर। एग्जांपल से समझो, एक तुमने एक बकेट में पानी ले लिया, अब ये पानी है, इस पानी के ऊपर तुमने लकड़ी का गुटका रख दिया, एक लकड़ी का एक ब्लॉक रख दिया। ये लकड़ी का जो ब्लॉक है ना, ये है टेक्टोनिक प्लेट। ये जिस लिक्विड में तैर रही है उसे एस्थेनोस्फीयर कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं एस्थेनोस्फीयर, जिसके ऊपर ये तैर रहा है। तो वो लिक्विड को पानी टाइप का जो दिख रहा है तुम्हें, उसको और गाढ़ा कर दो, शहद जैसा बना दो, तो उसके ऊपर तैर रहा है। तो ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से तैर रहा, बहुत धीमे धीमे ये प्लेट सरक रही है एस्थेनोस्फीयर के ऊपर। गॉट इट। अब इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। लकड़ी के 2 गुटके रखो, एक थोड़ा मोटा गुटका थिक, एक थोड़ा पतला गुटका रखो। लकड़ी का गुटका मतलब लकड़ी का ब्लॉक कह रहा हूं मैं, तो एक मोटा रखो लकड़ी का ब्लॉक पानी के ऊपर, एक पतला रखो। तो जो मोटा वाला ब्लॉक दिख रहा है ये है कॉन्टिनेंटल प्लेट, हम कह सकते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हम इसे कह सकते हैं। या इसको मैं दूसरे हिसाब से समझाता हूं, जो मोटा वाला ब्लॉक है वो हो गया कॉन्टिनेंट, और जो पतला वाला ब्लॉक है उसको हम कहेंगे वो हो गया ओशनिक प्लेट। जो पतली वाली जो थिन वाला जो ब्लॉक है लकड़ी का, वो ओशनिक प्लेट कहलाएगा, और जो मोटी वाली जो थिक वाली जो ब्लॉक है लकड़ी की, उससे हम कॉन्टिनेंटल प्लेट कह सकते हैं। तो प्लेट्स तैर रही हैं, लेकिन अलग अलग तरह की प्लेट है। कुछ प्लेट ऐसी भी होती हैं जो कॉन्टिनेंटल और जिसको हम मिक्स्ड प्लेट कहते हैं। अब देखो इनको नाम क्यों मिल रहा है कॉन्टिनेंटल और ओशन। कॉन्टिनेंटल प्लेट को नाम कॉन्टिनेंटल प्लेट इसलिए मिला क्योंकि उसके ऊपर कॉन्टिनेंट्स है। ओशनिक प्लेट को इसलिए नाम मिला क्योंकि वो ओशनिक फ्लोर को बेस दे रहे हैं, ओशनिक फ्लोर के लिए प्लेटफॉर्म का काम कर रहे हैं। जैसे मुझे ओशन को डालना है कहीं पे, कहां डालूं, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके ऊपर ओशन पूरा डाल दिया। ये नीचे वाला प्लेटफॉर्म ओशनिक प्लेटफॉर्म हो गया या ओशनिक प्लेट हो गया। मुझे कॉन्टिनेंट उठाकर एशिया को कहीं रखना था, मैंने जिस जगह पे जगह साफ करी और मैंने जिस जगह पे रखा उसे कॉन्टिनेंटल प्लेट कह दिया। अब कुछ ऐसी प्लेट भी है मेरे पास बड़ी सी कि उसमें कॉन्टिनेंट भी रखे जा सकते हैं, उसके ऊपर ओशन भी रखा जा सकता है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसी प्लेट को मिक्स्ड प्लेट कहते हैं। आमतौर पर मिक्स्ड प्लेट ही पाई जाती है, कुछ कुछ जगह पर स्पेसिफिकली कॉन्टिनेंटल और कुछ कुछ जगह पर स्पेसिफिकली ओशन प्लेट्स हमें मिल जाती है। ठीक है, मैंने पेन कहां रख दिया बात करते करते तुमसे, कहां डाल दिया मैंने, अच्छा जेब में डाला हुआ। तो बच्चों क्या हुआ कि जैसे एग्जांपल के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, कि ऐसी कोई प्लेट है जिसके ऊपर सिर्फ कॉन्टिनेंट रहता हो, तो हाँ लगभग लगभग है। जैसे अरेबियन प्लेट है, इसके ऊपर अरब जो पेनिनसुला का वो है वो रहता है। ऐसे करके एनातोलियन प्लेट है जिसके ऊपर टर्की वाला इलाका है, तो वो एक ही प्लेट के ऊपर है, जो एक ही टाइप की, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी वो प्लेट और ओशन को अपने पे कैरी नहीं करती। ऐसी ही एक प्लेट है जो सिर्फ ओशन को फ्लोर देती है, उसका नाम है पैसिफिक प्लेट। अदरवाइज जो प्लेट है मोस्टली वो ऐसी हैं कि उनमें कुछ ओशन भी आ जा रहा है और कहीं थोड़ा बहुत उसमें कॉन्टिनेंट भी आ जा रहा है, मिक्स्ड टाइप की है। तो मिक्स्ड टाइप की प्लेट्स हैं हमारे बुक में, और जो स्पेशली ज्योग्राफी पढ़ते समय हम जो मेजर प्लेट्स के नाम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो 7 टेक्टोनिक प्लेट के नाम डिस्कस कर रहे होते हैं, मेजर 7, जिनमें से 6 ही आपको दिखा रखी हैं। जैसे कि आपको पता होगा जो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीकन प्लेट हो गई, यूरेशियन प्लेट हो गई, यूरोप और एशिया से मिलकर बनी हुई, और एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई। पहले ये एक ही उसका हिस्सा हुआ करते थे, बाद में अलग हो गया इंडिया पेनिनसुला और ऑस्ट्रेलिया वाला, और इसी तरीके से अंटार्कटिक। तो ये 6 प्लेट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। 7वीं प्लेट ये है पैसिफिक प्लेट, जिसे आमतौर पे पढ़ा जाता है। इन 7 को मेजरली देखा जाता है। ये 2 मैंने आपको एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, समझ में आ गया। तो जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो इसमें नॉर्थ अमेरिका भी पाया जा रहा होगा और अटलांटिक ओशन भी इसी प्लेट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब मिक्स्ड प्लेट दोनों को कैरी करती है। आमतौर पर मिक्स्ड प्लेट ही ज्यादातर पाई जाती है। अब आपको समझ में आ गया ये सारी बातें। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स के टाइप क्या है, मतलब टाइप्स क्या होते हैं, और जो हम पढ़ते हैं आमतौर पे वो टेक्टोनिक प्लेट्स कैसी होती है। इसका एप्लीकेशन सुनो, टेक्टोनिक प्लेट से होता क्या है।
मास्टर प्लेट बाउंड्रीज का एक कॉन्सेप्ट है। प्लेट बाउंड्रीज बहुत सिंपल सी बात है, वो एजेस जहां पर दो प्लेट्स आकर के मिल रही है उसे प्लेट बाउंड्रीज कहेंगे। ये एक प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दोनों जहां पर मिली उसको हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। तो बच्चों प्लेट बाउंड्री को भी तीन हिस्सों में बांटकर समझा जाता है, कॉन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और एक होती है ट्रांसफॉर्म। कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मतलब होता है ऐसी बाउंड्री जहां पर दो प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आती है, कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं। जैसे एक प्लेट ए और एक प्लेट बी दोनों एक दूसरे की तरफ जब आ रही होती हैं तो हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट प्लेट है। यहां नीचे पे भी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट प्लेट है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब हम आगे समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। कन्वर्जेंट प्लेट के दो टाइप हो सकते हैं और एग्जांपल भी हम समझेंगे। दो टाइप मतलब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही थी। अब एग्जांपल के लिए समझो, इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट जब पहले जो अफ्रीका आज तुम्हें यहां दिखाई देता है मैप में, यहीं से इंडिया का जो पेनिनसुला आज हमें दिखाई देता है अखंड भारत वाला, वो इंडियन पेनिनसुला यहीं से अलग होकर के ऊपर की तरफ को मूव करने लग गई थी। वो प्लेट सरकते सरकते ऊपर को जाने लग गई थी। ऊपर पे बच्चों यहां पर इसे यूरेशियन प्लेट मिलती है। तो क्या होता है कि यह है इंडियन प्लेट, समझते हुए चलना, यह है आपकी यूरेशियन प्लेट। अब दोनों ही प्लेट कौन सी है हमने पीछे पढ़ा, एक तरह से दोनों इंडियन प्लेट मतलब कि इंडो ऑस्ट्रेलियन कह सकते हो तुम उसे, अदरवाइज इंडियन प्लेट के तौर पे भी लोग बोल लेते हैं, उसे अलग से नहीं बोलते। तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है तो इंडियन प्लेट भी मिक्स्ड प्लेट है, यानी ये कॉन्टिनेंट को भी और ओशियन को भी कैरी करती है। सिमिलरली यूरेशियन प्लेट भी एक मिक्स्ड प्लेट का एग्जांपल है, वो भी दोनों को कैरी करती है। लेकिन जब ये दोनों आपस में आकर के मिल रही हैं उस समय उसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इसके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से मिल रहा है। तो आमतौर पे कई बार लोग कह देते हैं कि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मिल रही है। लोग कहते हैं दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराई, इंडियन वाली भी और ये वाली भी। लेकिन फिर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इंडियन प्लेट तो कॉन्टिनेंटल नहीं हो तो मिक्स्ड है। तो इसका सेंस ये है कि इंडियन प्लेट नो डाउट मिक्स्ड प्लेट है, लेकिन उसका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाला हिस्सा यूरेशियन के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले हिस्से से मिला, तो हमें यह फील आया कि कॉन्टिनेंटल प्लेट ही मिल रही है। और जब ये मिली तो ऐसे टकराई क्योंकि दोनों एक ही डेंसिटी की थी, दोनों एक ही टाइप की प्लेट्स थी, मिली क्योंकि दोनों के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकरा रहे हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, ये ऊपर को वलित हो गई, यानी मुड़ गई, फोल्ड हो गई, और यहीं से हिमालय का क्रिएशन हुआ। तो हिमालय फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं इस तरह से जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है। मैं फिर कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, कॉन्टिनेंटल प्लेट कॉन्टिनेंटल से टकराती है। मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं उसमें दोनों मिक्स्ड प्लेट है, बट स्टिल मैं बार बार कह रहा हूं कि वो मिक्स्ड प्लेट होने के बावजूद उनके क्योंकि कॉन्टिनेंटल हिस्से मिल रहे हैं। जैसे दो ट्रक है, एक ट्रक ए एक ट्रक बी, बच्चों के खेलने वाले हैं, हमने उन्हें टकराया, एक हाइपोथेटिकल केस, वो दोनों जब आपस में कोलाइड करे तो इसका जो आगे का बंपर है वो उसके आगे के बोनेट से, मतलब दोनों के बोनेट आगे के टकराए। तो टकराए कौन, बोनेट टकराए। और अगर ओवरऑल देखो तो कौन टकराया, ट्रक टकराए, ट्रक ए ट्रक बी से। तो ऐसे ही टकराया कौन, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। लेकिन ओवरऑल देखो तो क्या टकराया, दो प्लेट्स टकराई। और इन शॉर्ट हमने उसे कह दिया कि कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रही है, ताकि समझ में आए कि कॉन्टिनेंटल हिस्सा टकरा रहा है। ये बात थी। तो बच्चों इस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, उसका एग्जांपल हिमालय का फॉर्मेशन था। अब क्या होता है, कभी कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट से टकराती, अब इस समय का टकराना ऊपर वाले टकराने से अलग होगा, क्योंकि ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट में डेंसिटी का डिफरेंस होगा, एक भारी एक हल्की होगी। ओशनिक प्लेट भारी होगी, तो भारी जो होगी वो क्या करेगी, नीचे घुस जाएगी, सबडक्ट हो जाएगी। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में टकराते हैं तो ये यूं नहीं होगा, इसमें एक ट्रेंच टाइप का फॉर्म होगा शुरुआत में, मतलब ये ओशनिक प्लेट नीचे घुस जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर आ जाएगी, अभी दिखाऊंगा फिगर में। तो उससे क्या होता है, नीचे से मैग्मा निकलता है, वो मैग्मा फॉर्मेशन होता है और वो मैग्मा ऊपर आके माउंटेन बनाएगा, मतलब जब ठंडा हो जाएगा। तो मैग्मा क्या होता है, जो अपने मेंटल के अंदर का जो गर्म पदार्थ होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं। जब वो मैग्मा जमीन के अंदर, मतलब जमीन की सतह पे आ जाता है अंदर से, उसी को लावा कहते हैं। तो लावा और मैग्मा में यही फर्क है, मैग्मा अंदर जो होता है वो, और वही जब बाहर आ जाता है तो उसको लावा कहते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये दोनों टकराते हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट और जो आपकी ओशनिक प्लेट होती है, तो ओशनिक प्लेट सबडक्ट हो जाती है और वहां पर वोल्केनिक टाइप के माउंटेन बनते हैं, और होते वो भी फोल्डेड ही है, एक तरह से वो भी फोल्ड ही हुए, मतलब वो भी टकराने से उठे। तो एक तरह से ये भी फोल्डेड है, बट प्योरली फोल्डेड नहीं है, फोल्डेड प्लस वोल्केनिक काइंड ऑफ माउंटेन्स है। एंडीज माउंटेन इसका एग्जांपल है।
अभी मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं, बट हाँ मैं हल्का हल्का अगर याद करूं, ये कॉन्टिनेंटल, जैसे यहां तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि एक इंडियन प्लेट थी और यूरेशियन प्लेट थी। यहां पर कौन सी प्लेट है? एक आपकी साउथ अमेरिकन जो कि मिक्स्ड प्लेट है, लेकिन उसका कॉन्टिनेंटल हिस्सा टकराया। नाजका या नाजका ऐसा कुछ नाम है प्लेट का, जो एक प्योरली ओशनिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट की तरह। तो वो नाजका जो है, नाजका प्लेट टकराई है यहां पर साउथ अमेरिकन प्लेट के साथ, और तब जाके फॉर्म करती है एंडीज माउंटेन को। तो बच्चों ये है इसकी क्लैरिटी होना जरूरी है, तब आपको कुछ चीजें याद करने वाली भी बुरी नहीं लगती। अगर समझ ही नहीं आ रहा फिर याद भी करो, वो बड़ा इरिटेटिंग होता है। तो आई होप आपको कन्वर्जेंट की मैंने डिटेल्स दी है एक्चुअली, वरना बात सिर्फ इतनी सी है, जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती है तो कन्वर्जेंट खत्म, एक नंबर का क्वेश्चन इतना ही है। लेकिन अगर डिटेल में फुल डिटेल तुम्हें चाहिए थी, वो इतनी है। अभी आते हैं दूसरा, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब ये होगा दूर जाती है, डाइवर्ट होती है, एक दूसरे से दूर जाती है। तो जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगती है, पहले साथ ही दूर जाने लग गई, तो बीच में क्या होगा? एक जगह सी बनेगी, जगह सी खुलेगी, एक रिफ्ट फॉर्म होता है। यहां पर फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं, यहां पर रिफ्ट फॉर्म होता है। और धीरे धीरे बच्चों ये रिफ्ट, फिर धीरे धीरे इसका जो अल्टीमेट वो होता है, नीचे से सी क्रिएट होता है। तो अगर कोई कहे तो क्या कहता है? कोई कहता है तो ऐसे कहता है कि यहां पर एक क्रस्ट फॉर्म हो रही है, यहां पर क्रस्ट खत्म हो रही है, मतलब यहां पर क्रस्ट फॉर्म हो रही है क्योंकि यहां माउंटेन टाइप के बन रहे हैं, यहां क्रस्ट हट रही है, ऐसा समझाते हैं लोग। या सरल शब्दों में ये समझो कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री के भी ना दो टाइप है, मोटा मोटा आप समझो, एक क्रस्ट बन रही है उसको हटाओ, जो मैं कह रहा हूं उसे समझो। डाइवर्जेंट बाउंड्री के भी दो टाइप है, अगर तुम डिटेल में समझना चाहते हो। एक वो है जब दोनों कॉन्टिनेंटल किस्म की हो, दोनों कॉन्टिनेंटल किस्म की हो और दूर जा रही हो, और एक वो है जब दोनों समुद्री वाली किस्म की हो, ओशनिक प्लेटों और दूर जा रही हो। जब दोनों कॉन्टिनेंटल टाइप की हो और दूर जा रही हो तो वो रिफ्ट फॉर्म करेंगी, और जब दोनों ओशनिक, मैं ये काम आपको दे रहा हूं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता हूं क्योंकि मुझे पता है तुम लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो, डाइवर्जेंट का मतलब दूर जाती है प्लेट, बस दैट्स इट। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये होता है ना तो ये दूर जाती है ना पास आती है, बस एक लैटरल मूवमेंट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? फॉल्ट्स बनते हैं। जैसे सैन एंड्रियास का फॉल्ट फेमस है इस चीज के एग्जांपल के लिए, और भूकंप और अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि प्लेट रगड़ती हैं एक दूसरे को। तो बच्चों इसी चीज को आप यहां फिगर में समझ सकते हो। डाइवर्जेंट का एग्जांपल है मिड अटलांटिक रिज बनती है इस केस में, यानी कि यहां पर दो प्लेट्स जब आपस में क्या होती है? दूर दूर होती हैं। मतलब जैसे अटलांटिक ओशन में अगर आप जाओगे तो 1600 किलोमीटर लंबी आपको एक पहाड़ी दिखाई देगी जो समुद्र के अंदर है, और थोड़ा कुछ कुछ हिस्सा उसका बाहर दिखाई देता है। तो वो है रिज। वो रिज का फॉर्मेशन हुआ ही ऐसा है कि दो प्लेट्स जब अलग अलग हो गई, दो ओशनिक प्लेट उस समय अलग अलग हुई और रिज बाहर निकल करके आ गई, ठीक है ना? दो ओशनिक प्लेट अलग हुई, जमीन बाहर आ गई। ऐसे ही करके जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट अलग होती है तो समुद्र बाहर आ जाता है। जो एक ईस्ट अफ्रीकन जो एक फॉर्म हो रहा है, नया सी फॉर्म हो रहा है अफ्रीका की तरफ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट कहते हैं उसे, बाद में पढ़ेंगे उसके बारे में कभी। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में बता चुका हूं। तो ये तीनों चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं, मैंने आपको समझा दी। अब बच्चों में आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे, वीदरिंग और इरोजन। वीदरिंग और इरोजन, वीदरिंग का मतलब ये होता है, वेदरिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई पहाड़ है, आज कोई पहाड़ है, धीरे 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 उस पर कुछ एजेंट्स काम करेंगे, नेचुरल हवा चलती रहेगी, बारिश होती रहेगी, ओले पड़ेंगे, बर्फ पड़ेगी, कुछ पड़ेगी, टूट फूट रहेगी, पहाड़ टूटने लग जाएगा। ये जो अपक्षय है, ये जो टूटना है उस पहाड़ का, उस चीज का, उस लैंडफॉर्म का, उसको हम कहते हैं वेदरिंग, तोड़ना। अब ये टूटी हुई चीज को ट्रांसपोर्ट करना, इस टूटी हुई चीज को ले जाना, जैसे कि वो टूटी हुई चीज थी, अभी बाढ़ आई, फ्लड आया और पानी अपने साथ उस चीज को बहा कर ले गया, तो फ्लड ने क्या कर दिया? वहां पर इरोजन कर दिया। इरोजन मतलब अपरदन कर दिया, अपरदन, इरोजन, अपक्षय, वेदरिंग। तो वेदरिंग का कुल मिलाकर काम होता है ब्रेक डाउन करना विदाउट मूवमेंट ऑफ द ब्रेकिंग पार्टिकल्स और ब्रेकिंग मटेरियल। वो मूवमेंट नहीं करवाता, लेकिन इसका काम है जो तोड़फोड़ हो गई है उसको ट्रांसपोर्ट करवाना। ये एक तरह का बुलडोजर है जो तोड़ता है, ये एक तरह की ट्रॉली है जो अपने साथ उठा करके ले जाती है, इरोजन। दैट्स इट, इतना ही है। लेकिन वेदरिंग के तीन टाइप है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग बच्चों वो होती है जैसे ये वाली, जैसे हवा आई 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 आई, हवा ने काटा, बारिश ने काटा और ये पहाड़ का ये हिस्सा कट के होल हो गया,
तो बाकी हिस्सा क्यों नहीं कटा? क्योंकि ये जो पहाड़ी होगी ये सॉफ्ट और हार्ड रॉक से मिलकर बनी होगी, तो जो सॉफ्ट वाली रॉक है वो मिट गई और रॉक वाली जो हार्ड वाली रॉक है वो बची रह गई। तो ये फिजिकल वेदरिंग का एग्जांपल है, जहां पर टेम्परेचर चेंज होने के कारण, डिटेल सेशन में मैंने बताया था, या फिर बारिश, बरसात, ओले, बर्फ, इससे जो होता है तोड़फोड़, उसे हम फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग कहते हैं। केमिकल वेदरिंग बच्चों वो होती है, जैसे अभी हम आगे पे पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर के केस में, जैसे कोई पानी है और उस पानी में थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हुई बारिश के पानी में, तो एक एसिडिक वाटर बन गया। अब ये एसिडिक वाटर धीरे धीरे अगर मान लिया चूने का पत्थर है, मतलब लाइमस्टोन है अगर, तो धीरे धीरे उसको घोलना चालू करता है, उसको धीरे धीरे क्या खोखला करने लग जाता है या खत्म करने लग जाता है, उस टाइप को हम कहेंगे केमिकल वेदरिंग। तो अभी मैं आगे समझाऊंगा अभी ग्राउंड वाटर में, इसलिए ज्यादा नहीं बोल रहा। अभी बायोलॉजिकल वेदरिंग यह है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई जानवर है, उसने कोई पत्थर पहाड़ियां तोड़ दी, कुछ भी कर दिया, दो जानवरों की लड़ाई हो रही है, पत्थर टूट गए, बायोलॉजिकल वेदरिंग है। या कभी कोई पौधा है, कोई पेड़ उग गया पहाड़ी में, कोई एक पेड़ होगा, अब वो पेड़ अपनी जड़ों को नीचे नीचे पहाड़ी में भेजता रह रहा है, उस पहाड़ी की जमीनों में। अब धीरे धीरे जड़ें क्या होती है, अपना रास्ता बनाने के चक्कर में जमीन की तोड़ फोड़ कर देती है, फिर वहां से पत्थर वत्थर टूटने लग जाते हैं, वो बड़ा पहाड़ टूट के छोटे पहाड़ों में टूटता है, फिर ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे क्या होता है, वेदरिंग हो जाती है। तो ये तीन टाइप के हो गए। अभी हम देखेंगे एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, पांचवा टॉपिक हमारा। एजेंट ऑफ ग्रेडेशन बच्चों वो नेचुरल फोर्सेस हैं जो तीन काम करते हैं। क्या करते हैं ये तीन काम? ये वेदरिंग भी करते हैं, यानी कि ये तोड़ते भी हैं, ये ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, और उसके बाद ये फाइनली उसे डिपॉजिट भी करते हैं। और अल्टीमेटली क्या करते हैं ये सब करके? लेवलिंग करने का काम करते हैं। जो चीजें बहुत ऊंची ऊंची उन्हें तोड़ के लेवल में लाते हैं, जो बिल्कुल गड्ढे से भरे हुए उन्हें भर के क्या करते हैं, डिपॉजिट करके उन्हें लेवल में लाते हैं। तो इनका काम है कि लेवल बनाए रखना, मतलब अर्थ में लेवलिंग करते रहना, ये काम होता है इनका। तो ये होते हैं एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। जैसे एग्जांपल के लिए रिवर होती है। रिवर क्या काम करती है? रिवर सबसे ऊपर जब रहती है, वहां से पहाड़ों से आती है, तोड़ फोड़ मचा के बहुत आती है, तो पहाड़ों से पत्थर पुत्थर तोड़ती है, फिर उन्हें अपने साथ ट्रांसपोर्ट करती है और नीचे मैदानों में आकर के उन्हें बिछा देती है। तो क्या किया उसने? तोड़ फोड़ करी, वेदरिंग भी करी, उसने वियर डाउन भी किया, ट्रांसपोर्ट भी किया, अपने साथ लेकर भी आई, और फाइनली उसने उसे डिपॉजिट भी कर दिया, गंगा यमुना के मैदान बना दिए, है ना। तो इस तरह से सभी लोग करते हैं। ग्लेशियर भी ये काम करता है, विंड्स भी ये काम करती हैं, वेव्स जो सी की होती हैं वो भी ये काम करती है, और ग्राउंड वाटर भी ये तीनों काम करता है। अब इन काम करने से अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जैसे जब रिवर होती है, रिवर ऊपर जब तोड़फोड़ मचा रही होती है, तो कहीं पर वो रास्ते में तोड़फोड़ के चक्कर में कहीं पर वो जो सॉफ्ट रॉक थी उसे तोड़ देती है, हार्ड रॉक रह जाती है और वाटरफॉल बना देती है। रिवर इसी तरीके से आती है अपने साथ रास्ते में भी, और तोड़फोड़ करते हुए फाइनली डिपॉजिट करके प्लेन्स बना देती है। रास्ते में आ रही होती है तो मेंडर्स बना देती हैं, वैलीज बना देती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब ये अपने ये तीन काम कर रही होती हैं, तोड़ने फोड़ने, सामान ले जाने और डिपॉजिट करने के, इस दौरान अलग अलग लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, और ये सारों के तरह से हमें अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हुए दिखाई देते हैं। कुछ डिपॉजिशन के दौरान होते हुए लैंडफॉर्म्स है, कुछ इरोजन के दौरान बने हुए लैंडफॉर्म्स है, अलग अलग टाइप है। जैसे रिवर के, जैसे ये मैंने एजेंट ऑफ ग्रेडेशन, अगर आपको नोट्स चाहिए बता देना, इसमें रिवर का भी दिखा दिया, ग्लेशियर का भी दिखा दिया, सी का भी दिखा दिया, विंड का भी दिखा दिया, और ग्राउंड वाटर का भी दिखा दिया, एक ही उसमें खत्म है। लेकिन हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। रनिंग वाटर का मतलब क्या होगा? जो बहता हुआ पानी है, जैसे कि नदियां इसका एग्जांपल है। नदी तीन स्टेजेस में रहती है। सबसे पहले जब नदी स्टार्ट हुई बहना, ऊंचाई से आ रही है, तो बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल एनर्जी से आ रही है, बहुत एनर्जी लेकर आ रही है, तो इस चक्कर में वो क्या करती है? रैपिड्स क्रिएट करती है। अभी दिखाऊंगा रैपिड्स क्या होते हैं। वाटरफॉल्स बनाती है, एक काम ये होता है। तो ये अलग अलग हमें लैंडफॉर्म्स दिखे। स्टेज 2 में जब वो आती है, जब वो पहाड़ों से मैदानों में उतर जाती है, जैसे गंगा जी जब ऋषिकेश में गंगा जी बनने लग जाती है आकर के, तो उस समय क्या होता है? वहां पर मियांडर्स बनते हैं। अब नदी प्लेन में है तो वो ऐसे टहलते हुए जाती है, देखते हुए कहां क्या क्या चल रहा, तो ऐसे सर्पिला का रास्ता मियांडर बना देती है। और उसके बाद फाइनली जब वो अपनी आयु पूरी कर चुकी होती है, कहने का मतलब है जब वो अपने अंतिम पड़ाव में पहुंचती है, अपनी खाड़ी में पहुंचती है जहां उसे गिरना होता है सागर के पास, तो वहां वो अपनी पूरी एनर्जी लूज कर चुकी होती है, तो फिर वो लास्ट में डिस्ट्रीब्यूटरीज छोड़ देती है अपनी। इस तरह से उसका फाइनल वो स्टेज 3 होता है, तो उस समय वो डेल्टास बनाती है। स्टेज 2 में वो मियांडर्स बनाती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है, और फ्लड प्लेन्स बनाती है। पहले वाले स्टेज 1 के केस में बच्चों वो रैपिड्स बनाती है, वाटरफॉल्स बनाती है, वी शेप्ड वैलीज बनाती है। तो आपने अलग अलग फॉर्म्स देखे। अब इसको समझ लो, यहां पर ये होते हैं रैपिड्स। जब पानी बहुत तेजी से जा रहा होता है, पहाड़ी इलाकों में कभी गए होंगे, गंगा जी के उद्गम स्थान की तरफ अगर आप गए होंगे या यमुना जी के, तो आपने देखा होगा कि वहां पर नदियों के पास पानी बहुत तेजी से जाता है। पानी भले ही बहुत लेवल में कम होगा, बट आप खड़े नहीं हो सकते क्योंकि आपको गिरा देगा, इतनी स्पीड इसकी होती है। ये रैपिड्स होता है ये फॉर्म। इसके बाद एलुवियल फेन्स बनते
जानते हैं बच्चों, जब पहाड़ी से पानी नीचे गिर रहा होता है, अपने स्टेज 1 से स्टेज 2 की तरफ आ रहा होता है, उस समय इस तरह का एक फैन लाइक स्ट्रक्चर सा दिखाई देता है, रेत बालू इकट्ठा हो जाता है, इसे एलुवियल फैंस कहते हैं। उसके बाद मियांडर्स जो सर्पिला का रास्ता स्टेज 2 में तैयार होता है। ऑक्सबो लेक भी स्टेज 2 में तैयार होता है, क्योंकि कभी कभी इतना ज्यादा घूम जाती है कहीं घूमते घूमते कि ये अलग ही कट जाती है, तो एक लेक बन जाती है। लेवीज वो होती है जो प्राकृतिक तटबंध होते हैं नदियों के। नदियां जब बहती हैं तो वो जाके किनारे किनारे की तरफ जाती है, लेकिन जहां पर किनारे किनारे जाते समय जब उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो सेडिमेंट्स को वहीं छोड़ देती हैं, और इस तरह का कुछ एक नेचुरल तटबंध सा आपको बनता हुआ दिख जाता है। डेल्टास स्टेज 3 का काम है। जब नदी अपने अंतिम पड़ाव पे होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, अपने हिस्से कर देती है अलग अलग, और ये डेल्टा फॉर्म करती है, जैसे सुंदरवन डेल्टा इसका एग्जांपल है। बच्चों कोस्टल इरोजन की हम बात करें, मतलब कोस्टल के इलाकों में, समुद्री इलाकों में किस तरह के फॉर्म होती होंगी चीजें, हमने नदियों का देखा, समुद्र का देखते हैं, फिर ग्लेशियर का भी देखेंगे। समुद्र में क्या होता है, ये लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, क्लिफ्स, वेव कट प्लेटफॉर्म, केव्स, आर्चेस, स्टेक्स। फटाफट से समझ लेते हैं क्या होता है। ये है वेव कट प्लेटफॉर्म। देखो इधर समझो, ये आपके पास पहले जो अभी ऐसा दिख रहा है, मैंने डिटेल में सब डिस्कस किया 3 घंटे के वीडियो में, बस अभी रिवीजन कर रहा हूं ताकि एग्जाम है तो पढ़ लो, और जो पढ़ लिया जिसने वो एक बार रिवाइज कर ले। ये जो आपको पीछे कटा हुआ दिख रहा है, कटा हुआ नहीं था पहले, ये भी ऐसे था, ये सब कुछ एक साथ पूरी जमीन थी सामने ऐसे, लेकिन क्या हुआ, ये हिस्सा कट गया। क्यों कटा हुआ, क्योंकि ये सॉफ्टन होगा कंपैरेटिवली। ये क्यों नहीं कट पाया होगा, क्योंकि ये हार्डर रॉक से बना होगा। तो जो सॉफ्टर रॉक थी वो कट के पीछे, तो ये वाली एक तरह से सॉफ्टर रॉक हो गई, और ये वाली हार्डर रॉक से बनके मिलके बना हो गया। तो हार्डर रॉक से, तो ये पूरा जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ये पूरी क्लिफ, चट्टान है, लेकिन उसका अलग अलग नाम दे रहे हैं उसके फीचर्स के आधार पे। जैसे ये सॉलिड रहेगी, क्यों, क्योंकि ये अभी तक मौजूद है, ये टूट गई, तो ये जो इस वाले रीजन को कहते हैं हेडलैंड। और जो ये वाला है, जो जहां पे पानी अंदर घुस गया उसको तोड़ तोड़ के, इसको कहते हैं इम्बेमेंट। ये इम्बेमेंट हो गया। एक बात ये भी समझ में आ गया। अब अगली बात सुनो, अगली बात है, जैसे यहां पर कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक होती है केव। केव कैसे बनेगी बच्चों, आप सोचो कि जैसे यही एक नेचुरल पिक्चर है, ओरिजिनल पिक्चर है, जैसे ये पूरा क्या दिख रहा है, ये क्लिफ है। अब इस क्लिफ में मान लिया सी वाटर आया इस जगह पे, ठक 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 सी वाटर रोज सैकड़ों सालों तक टकरा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहां एक होल सा हो जाएगा, केव बन जाएगी। तो वही है ये केव जो आपको दिखाई दे रही है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि इस तरफ से भी सी आ रहा है, उस तरफ से भी, जैसे इस एग्जांपल में आप समझो, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहां से भी सी वाटर था और इस तरफ से भी सी वाटर अंदर एंट्री कर सकता है, तो इसको दोनों तरफ से यहां पे खोदा गया, तो इस तरफ से भी केव बनी, उस तरफ से भी केव बनी, और अगर वो दोनों केव मिल गई आपस में तो एक टनल बन गई, और उसी को हमने नाम दिया सी आर्च, उसको सी आर्च कहा। फिर क्या होगा, फ्यूचर में हो सकता है ये आर्च बनी है, इस आर्च के ऊपर कोई ऐसा तो है नहीं कि तुमने बिल्कुल एकदम आर्किटेक्ट लगा करके बिल्कुल सरिये बांध कर बना रखा आर्च, तो क्या होगा, समय के साथ ये भार को सहन नहीं कर पाएगा और ये कोलैप्स हो जाएगा। अगर ये कोलैप्स हो जाएगा, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनेगा एक रैंडम सा, जरूरी नहीं है ऐसा, बट ऐसा कुछ अगर आपको दिखाई दे रहा है तो वो सी स्टैक है। तो सी स्टैक कभी क्या रहा होगा, आर्च रही होगी, और आर्च कभी क्या रही होगी, केव रही होगी। तो ये बात समझ में आ गई। एक जो चीज है यहां पर वेव कट प्लेटफॉर्म क्या है, समझो यहां पर एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो है यहां पर क्लिफ रिट्रीट को समझा रहा है। जैसे समझो कि जो ये क्लिफ है यहां से यहां तक थी चौड़ी, मान लो कि 10 दीवारों से मिलकर बनी है। सी जब टकरा रहा है, सी ने एक दीवार उसकी तोड़ दी, टकरा रहा है, सी ने उसकी दूसरी दीवार तोड़ दी। इससे क्या हो रहा है कि हमें ऐसा लगेगा, सी को ऐसा लगेगा वेव को, कि पहले तो यहीं पर आने पे टकरा जाती थी मैं इसके साथ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ रहा है, तो उसको क्या महसूस होगा कि क्लिफ ने रिट्रीव कर लिया, क्लिफ ने रिट्रीट कर लिया, क्लिफ पीछे जा रही है। क्लिफ पीछे नहीं जा रही है, उसका वो हिस्सा टूटते रह रहा है, जिसके कारण हमें लग रहा है कि क्लिफ पीछे जा रही है, क्योंकि हमें आगे का हिस्सा दिख रहा है। एक बात, दूसरा जो ये वेव कट प्लेटफॉर्म है, ये क्या, वेव ने जो प्लेटफॉर्म को कट कर दिया। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे पूरी क्लिफ थी, तो क्लिफ ने ऊपर के सारे हिस्से को गिरा दिया, बस नीचे का फर्श रह गया। तो ये फर्श इस बात की गवाही दे रहा है कि यहां पे कभी एक क्लिफ रही करती थी जो पूरी टूट चुकी है, और उसका मटेरियल सेडिमेंट्स जो भी था वो वेव के साथ वापस जा चुका है, वेव ने ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसी को हम एजेंट ऑफ ग्रेडेशन कह रहे हैं। तो आपको बच्चों सी के जो जो फीचर्स थे वो समझ में आ गए क्या क्या बनते हैं। अब अगला है हमारे, ये मैंने बता दिया, अब अगला है हमारे पास ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स ये चीजें बनाता है। ग्लेशियर हमारे पास बर्फ की नदियां हैं जो बहते हुए ऊपर से आ रही है। अब सुनो, यहां पे सारे फीचर समझ जाओगे। बर्फ की जो नदी जो बह रही है, उसने अपना किसी पॉइंट से तो स्टार्ट किया होगा नीचे गिरना, तो जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, उस बर्फ के गोले ने नीचे आना, उस बर्फ ने, उस जगह को कहते हैं सर्क।
तो सर्क एक तरह का बोल टाइप का शेप होता है, पहाड़ी में एक गड्ढा सा बन जाता है जहां से पहली बार बर्फ निकली थी, तो उस बर्फ का, उस ग्लेशियर का वो बर्थ प्लेस है, उसको सर्क कहते हैं। तो सर्क आपको समझ में आ गया। दूसरा आपको ये एरेट है और एक हैंगिंग वैली या फिजॉर्ड, इसे समझते हैं फियॉर्ड्स को क्या होता है। जैसे बच्चों जब नदियां जाती हैं तो उनका नेचर ये होता है वी शेप टाइप का, ये वी शेप दिखाई देगा, यानी वी शेप वैलीज बनाती है। लेकिन जब भी ग्लेशियर जाता है वो यू शेप वैली बनाता है, ये ध्यान रखना। अब अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हैंगिंग वैली वाली मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा, डिटेल डिस्कशन इसमें ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन हैंगिंग वैली भी ऐसी कुछ होती है, नीचे से एक यू शेप्ड शेप दिख रहा है आपको, इसका मतलब यहां जरूर ग्लेशियर आया होगा, और ऊपर पे कहीं पे और वैलीज आपको दिखाई दे रही है, ये वैली है, ये वैली बनी है। तो ये हैंगिंग वैली है क्योंकि लटकती दिख रही है, इस वैली के ऊपर दिख रही है। इसका फॉर्मेशन मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझा रखा है डिटेल सेशन में, अभी सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि हैंगिंग वैली इसका फीचर है। जो अरेट होते हैं वो क्या होता है समझो। अभी हमने समझा कि सर्क क्या होता है कि एक गोला टाइप का जहां से वो बर्फ गिरी, नदी आई बर्फ की, तो यहां पर एक गोला, अगर मान लिया इसके दूसरी तरफ भी इसी प्रकार का एक सर्क क्रिएटेड है, तो दो सर्क मिलकर के बीच में इस तरह की एक रिज बना देते हैं, इसको अरेट कहते हैं। तो इसके इस तरफ भी क्या था बच्चों, एक सर्क था, इसके इस तरफ भी एक सर्क था, एक बोल टाइप का स्ट्रक्चर है, बीच में ये ऐसे उड़ गया, उसको हम क्या कह रहे हैं, अरेट। तो आपको समझ में आ गए सारे फीचर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यू शेप्ड सर्क, अरेट, हैंगिंग वैली, फियॉर्ड्स। फियॉर्ड्स क्या होता है, जो यू शेप्ड वैली बनी, जैसे यहां पर आपके ये यू शेप्ड वैली है। फॉर एग्जाम्पल किसी समय आइस एज के समय यहां बर्फ पड़ी होगी, हिमनद आए होंगे, यानी ग्लेशियर्स आए होंगे, उसने यू शेप्ड वैली बनाई थी। लेकिन आज के टाइम पे हो सकता है आसपास कहीं पे समुद्र हो, तो वो समुद्र का पानी इस वैली के अंदर घुस जाता है, जैसे आमतौर पे वैलीज में नदी का पानी घुसता है, लेकिन यहां समुद्र का पानी, सी पानी घुस जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को, इस वाटर बॉडी को हम फियॉर्ड नाम देते हैं। ऐसे ही नॉर्वे में कभी घूमने जाओ तो मुझे भी बुला देना, वैसे जब जाओगे तो सॉग्ने फियॉर्ड देखना। तो ये समुद्र का पानी घुस गया है और ये यू शेप्ड वैली, यानी ये पहले कभी ग्लेशियर्स ने वैली बनाई थी, आज समुद्र उसके अंदर बैठा हुआ है, तो ये है फियॉर्ड्स। अब बच्चों हम देखते हैं विंड। विंड क्या करती है, विंड भी चार तरह के स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखे हैं। एक यारडांग बनाती है, दूसरा ये वेंटिफैक्ट्स बनाती है, अगला ये डिफ्लेशन हॉलोज या ब्लोआउट्स बनाती है, और एक डिजर्ट पेमेंट्स बनाती है। बहुत सिंपल है। यारडांग क्या होते हैं, जैसे कि ये यारडांग से जो दिख रहे हैं आपको, यानी हुआ क्या, रेगिस्तान में आपका रेगिस्तान था, रेगिस्तान में आपका पहाड़ पर्वत थे बहुत पहले पहले, तो ये रेत उड़ी 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 उड़ी, उसने जो हल्की सॉफ्ट चट्टाने थी उन्हें सालों, एक दो सालों में नहीं, हजारों करोड़ों सालों में उसने उसको काट काट के ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया। अब लंबी सी हमें यारडांग्स दिखाई दे रहे हैं, नाव जैसा बोट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाकी सब कट गया, जो बच गया वो हार्ड रॉक था, वो कट नहीं पा रहा। तो ये यारडांग होते हैं स्ट्रक्चर। अभी वेंटिफेक्ट्स का मतलब होता है, मैंने डिटेल सेशन में पढ़ाया था, उस समय मैंने बोला था वेंटिफेक्ट्स का मतलब समझो कि विंड के द्वारा बनाया गया आर्टिफैक्ट। अभी कैसे बनता है, यानी विंड चल रही है, किसी माउंटेन को, किसी रॉक को तराशने में लगी है, जैसे सैंड पेपर होता है वैसे तराश रही है, उसको पॉलिश्ड कर देती है, शाइनी बना देती है। तो यही है वेंटिफैक्ट, तो ये विंड ही कर रही है ये काम। तो वेंटिफैक्ट्स भी किसके द्वारा बन रहे हैं, विंड के द्वारा। अगला है डिफ्लेशन हॉलोज और ब्लोआउट्स। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, अगर विंड किसी जगह पे बहुत ज्यादा जा रही है, तो वो वहां की जमीन से बिल्कुल जितनी चीजें उड़ाते ले गई, रेत रूत सब उड़ा दिया, तो वहां पे क्या हो गया, गड्ढा सा हो गया। जैसे आप झाड़ू मार रहे हो कहीं मिट्टी वाली जमीन पे, ग्राउंड में, अब आप एक ही जगह पे झाड़ू मारने लग गए, थोड़ी देर वहां पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे गड्ढा सा होने लग जाएगा। तो उसी को कहते हैं हम डिफ्लेशन हॉलो या ब्लोआउट। अभी एक अगला है डिजर्ट पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब होता है एक तरह से फुटपाथ। डिजर्ट का फुटपाथ मतलब ये कि रेत जा रही थी, रेत उड़ा रही, मतलब जो विंड चल रही है वो रेत को उड़ाते ले जा रही है, सैंड को उड़ाते ले जा रही है। अब वो रेत तो सारी उड़ा के ले गई, लेकिन पत्थर बजरी कंकड़ जो थे वो तो नहीं उड़ा पाएगी वो, तो वो वहीं बैठे रह गए। तो उसके कारण वहां पथरीला सा रास्ता सा बनता हुआ दिखेगा, उसे हम डिजर्ट पेमेंट्स कह रहे हैं। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। ड्यून्स भी इसी का एक फीचर है। ड्यून्स मतलब सैंड ड्यून्स होते हैं। सैंड ड्यून्स बच्चों एक रेत के टीले होते हैं रेगिस्तानी इलाकों में, वो भी विंड के द्वारा फॉर्म होते हैं। आपको सिर्फ 4 पढ़ने, ये इंक्लूडिंग इसके लिए टाइप्स ऑफ ड्यून्स, इंक्लूडिंग 4 हैं इसमें, बारचान ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडिनल, स्टार ड्यून्स, पैराबोलिक ड्यून्स, और एक ट्रांसवर्स ड्यून्स भी हो सकती है। लेकिन इसका मेन फीचर समझो क्या है, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो है बारचान और पैराबोलिक में फर्क समझो। बारचान ड्यून्स बच्चों ऐसी होती है, इसमें कम सैंड जहां पे होती है वहां ये बनती है, और ये पैराबोलिक में अच्छे अमाउंट ऑफ सैंड होती है, और दूसरा वेजिटेशन होता है, यानी पेड़ पौधे होते हैं। समझो क्या होता है, जैसे ये टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा और ये टाइप का, दोनों स्ट्रक्चर वाइज दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये विंड के, एयर के डायरेक्शन में ही इसके हॉर्न्स भी मूव कर गए।
जब हॉर्न्स आगे चले जाएं और बाकी हिस्सा पीछे रह जाए तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है उसे हम बारचान ड्यून्स कहते हैं। तो बारचान ड्यून्स भी एक तरह का, अगर कोई कहता है क्रिसेंट लाइक स्ट्रक्चर, एक अर्धचंद्र जैसा स्ट्रक्चर है ये, तो वैसा है। या पैराबोलिक भी है ये एक तरह से, लेकिन हमने इसे पैराबोलिक नाम नहीं दिया क्योंकि पैराबोलिक हमने उसको दिया है जब विंड जा रही है इधर को। लेकिन जो इसके ये लोग हैं, ये कौन, जो इसके हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स पीछे रह गए, बाकी हिस्सा आगे चला गया। तो ये तब होता है जब वेजिटेशन यहां पर लगी होती है तो वो साइड की सैंड को रोक देती हैं और बीच की सैंड आगे चले जाती है। तो यहां पे बेसिक फर्क ये है, अगर विंड की डायरेक्शन में ही हॉर्न्स मूव कर गए तो बारचान ड्यून्स बनती है। अगर विंड की डायरेक्शन में हॉर्न्स मूव नहीं कर पा रहे, वो रुक गए और बाकी हिस्सा मूव कर गया, तो वो पैराबोलिक होती है। बाकी लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स का मतलब ये होता है कि जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपका वो ड्यून्स का फॉर्मेशन हुआ है, लॉन्गिट्यूडिनल, जैसे साउंड वेव होती है। और स्टार ड्यून्स मतलब दिशा हवा की एक नहीं है, हर जगह से विंड आ रही है तो एक स्ट्रक्चर सा फॉर्म कर दे रही है। जैसे स्टार ड्यून्स ऊपर से देखोगे तो स्टार टाइप का बना हुआ दिखाई देगा, मतलब डिजाइन सा बना हुआ दिखाई देगा आपको रेत के ऊपर, ये टाइप हो गया। ये मशरूम रॉक्स आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ बताओगे किसने फॉर्म किया होगा? विंड ने किया होगा, रिवर ने किया होगा, ग्लेशियर ने किया होगा, किसने किया होगा? यारडांग किसने बनाया? अभी इन्हें में पढ़ना है स्टेलेक्टाइट्स क्या होता है, मोरैन्स क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे अभी जब हम ग्लेशियर को पढ़ेंगे। तो ग्लेशियर नहीं पढ़ा क्या हमने? ग्लेशियर छूट गया क्या तुम लोगों के चक्कर में? ग्लेशियर बच्चों, ग्लेशियर छूट गया क्या? तो ग्लेशियर बता, नहीं कहां छूटा यार, ग्लेशियर पूरा बताया तो भी। तो ग्लेशियर बच्चों भी मैंने सर्क वगैरह सब बताए। तो जब ग्लेशियर ऊपर से नीचे को आ रहा है बर्फ, तो बर्फ नीचे आकर के अपने पूरे टिल वगैरह जो कुछ वो सेडिमेंट्स मलबा वगैरह अपने साथ लेकर के आई थी ऊपर से रास्ते से, वो सब जिस जगह पे इकट्ठा कर देती है। वो जो सेडिमेंट्स रहते हैं बेसिकली उसको मोरैन नाम दिया जाता है। तो मोरैन कौन होता है? जो ग्लेशियर का जो डिपॉजिट होता है उसको मोरैन कहते हैं। तो मोरैन क्या है? एक डिपोजिशन फॉर्म, लैंड फॉर्म है जो ग्लेशियर से मिलकर बना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा हम आगे बढ़ते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अंडरग्राउंड वाटर का मतलब बच्चों ये होगा कि जैसे ना पानी क्या होता है कि कभी कभी हमारी बारिश होती, कभी कभी नहीं हमेशा होती रहती है, H2O, पानी में क्या होता है? H2O। ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में मिलती है उसके साथ कनेक्ट होती है, जुड़ती है और ये एक एसिड बना देती है जिसे H2CO3 वीक एसिड, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। कुल मिला के समझो पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, सोडा बन गया तुम्हारा। जो सोडा हम पीते हैं वो कार्बोनिक वाटर ही होता है, वो यही है। तो ये कार्बोनिक एसिड है एक तरह का, कुल मिलाकर के वीक एसिड है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। अब बच्चों ये वीक एसिड क्या करता है, अगर मान लेते हैं इसके रास्ते में वैसी चट्टानें आ गई जो लाइमस्टोन की बनी है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, तो ये H2CO3 CaCO3 के साथ मिलकर के यहां पर CaHCO3 का होल ट्वाइस। अब तुम लोग ये मत सोचो कि ये क्या है, मैं बता रहा हूं इसका नाम है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कुछ कुल मिला के मतलब ये है कि पहले ये पानी में घुलता नहीं था, ये पानी में घुल जाएगा, यही मतलब है बस। ये चौक है, जैसे चौक होती है तुम्हारी, चौक समझते हो, चौक लिखते हो जिसे स्कूल में, तो वो चौक जो होती है वो पानी में घुलती नहीं है, सस्पेंडेड हो जाती है। तुमने देखा होगा मिक्सचर एंड सेपरेशन वाला चैप्टर जो हमने पढ़ा था। लेकिन अगर उसी को पानी में ना घोल के सोडे में घोलोगे तो वो घुलने लग जाएगी समय के साथ साथ, क्योंकि एसिडिक वाटर के साथ वो घुलने लग जाएगी। तो यही है वो चीज जो घुलने लग गई अब। तो अब इसका पूरा कॉन्सेप्ट इसी के इर्द गिर्द था। इसमें भी हमारी केव्स बनती है, केव्स हमारी वहां भी बनी थी, सी केव्स, लेकिन ये वाली केव्स है। केव्स है, स्टेलेक्टाइट्स है, स्टेलेग्माइट्स है, सिंक होल्स है और अंडरग्राउंड रिवर्स है। सब समझ में आ जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर। होगा क्या, सोचो पानी रिश्ता रिश्ता किसी जगह पहुंचा, एक पहाड़ी के अंदर घुस गया पानी। अब पहाड़ी के अंदर जब घुसा तो पहाड़ी को पानी क्या करने लग गया, धीरे धीरे, कैसा पानी हुआ एसिडिक, धीरे धीरे गलाने लग गया, वहां को अंदर क्या करने लग गया, होल से बनाने लग गया, गड्ढे से बनाने लग गया। इसे कहते हैं केव्स। जैसे शुगर का पहाड़ समझो, एक शुगर का पहाड़ है, शुगर के पहाड़ के अंदर एक पानी 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 जा रहा है वहां, तो पानी धीरे धीरे क्या करेगा, शुगर को गलाने लग जाएगा, घोलने लग जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर कैसे, वैसे स्ट्रक्चर, यानी केव्स बनने लग जाएंगे यहां पर। ये क्या मैंने, ये केव्स मैं दिखाता हूं, ये केव बन गई। ये अंदर दिख रहा है तुम्हें, ये अंदर जो इंसान खड़ा हो रखा है, ये केव के अंदर खड़ा है, ये इंसान केव बन गया। अब धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, यहां पे पानी, जैसे मान लिया पानी रिस रहा है, वो पानी रिसते रिसते नीचे गिर रहा है। अब वो पानी जब नीचे गिर रहा है तो जिन ऐसे करके नीचे गिर रहा है जिस समय, तो वो कैसा पानी है, एसिडिक वाटर, यानी उसमें लाइमस्टोन मिला हुआ है उस एसिडिक वाटर में। तो वो क्या होता है, धीरे धीरे गिरते गिरते वो उस जहां से गिर रहा था, जिस सोर्स मतलब जिस जगह से रिस रहा था, वहां पे वो धीरे धीरे कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, आइसिकल्स टाइप के स्ट्रक्चर। जैसे बर्फ, जैसे फ्रीजर खोल के देखना, बर्फ टंगी रहती है ऐसे ऐसे करके, वैसे आइसिकल्स बनने लग जाते हैं। और जिस जगह पर गिरता है वहां पे भी आइसिकल्स बनने लग जाते हैं, जिस जगह पे गिरता है, जहां से गिर रहा है
वहां पर भी, क्योंकि जैसे टैप वाटर से अगर पानी नीचे गिरता है तो जहां गिरता है उसको भी गीला करता है और टैप के सोर्स को भी गीला करता है, तो उसी तरीके से नीचे पे भी और ऊपर पे भी आइसिकल्स बनने लग जाते हैं। नीचे पे ऐसे और मतलब नीचे को देखते हुए ऐसे छत में, और ग्राउंड से ऐसे ऊपर को उठे हुए दिख जाते हैं। तो इसे कहते हैं जो ऊपर से आ रहे हैं नीचे की तरफ छत में जो है, स्टेलेक्टाइट्स कहते हैं इन्हें। यानी स्टेलेक्टाइट्स को अगर आप देखो तो स्टेलेक्टाइट्स में बच्चों टी आ रहा है, टी मतलब टॉप, स्टेलेगमाइट में जी आ रहा है, जी मतलब ग्राउंड। तो जो ग्राउंड से उठे हैं वो स्टेलेगमाइट हो गए, जो टॉप से नीचे आ रहे हैं वो स्टेलेक्टाइट्स हो गए। अगर ये दोनों किसी टाइम पर अगर दोनों आपस में मिल जाते हैं किसी पॉइंट पर, तो इसे कहते हैं पिलर। ये पिलर बन जाता है आपका, समझ गए। अब बच्चों एक काम और होता है लास्ट वाला, क्योंकि आपने क्या क्या समझ लिया, आपने केव समझ लिया, स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट समझ लिया, अभी आपने सिंक होल नहीं समझा। सिंक होल क्या होगा, सोचो कि जो ये छत है, ये छत गिर गई, मान लिया समय के साथ ये छत सहन नहीं कर पा रही भाई, इतने स्टेलेक्टाइट लटकने में लगे हुए, ये छत ही गिर गई, पूरा केव कोलैप्स हो गई, या कमरे की छत हट गई, तो अब नीचे क्या दिखाई देगा, एक होल टाइप का दिखाई देगा नीचे, क्योंकि ऊपर से भी देखोगे नीचे केव, किसे पता चलना नीचे केव बनी हुई है। लेकिन जैसे ही ये टूट जाएगी छत, तो ऊपर से आपको गड्ढा दिखेगा, अब तब आपको दिखेंगे स्टेलेगमाइट्स, आपको स्टेलेक्टाइट्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो तो छत से टंगे हुए थे, छत ही गिर गई, लेकिन स्टेलेगमाइट्स दिखाई देंगे ग्राउंड से निकलते हुए। तो ये हो जाएगा सिंक होल कहते हैं बच्चों इसे, या डोलाइन कहते हैं, ठीक है ना। अभी अंडरग्राउंड रिवर क्या है, कभी कभी इसी केव के अंदर रिवर बहने लग जाती है, अंडरग्राउंड रिवर हो गई। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं पता चला कि इसमें कितना टाइम लगा होगा, बट मैंने सारी चीजों को भी कवर करने की कोशिश की है, और ऐसे ही हो सकता है। अगर आप बोलोगे कि टाइम कम में चाहिए तो ऐसे ही होगा मेरे भाई, क्योंकि मैं इससे बेईमानी तो करूंगा नहीं कि कुछ चीज छोड़ दूंगा, तो मुझे पढ़ानी तो सारी पड़ेगी भाई। मैं इतना ही कर सकता हूं, सांस नहीं लूंगा, वो टाइम बचा करके तुम्हारा टाइम बचा दूंगा, तुम्हें कम टाइम में चाहिए होता है, तो मैंने कम टाइम में आपके लिए ये चीज भी तैयार कर दी। ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा जो बच्चों एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन, मतलब जिनका कल एग्जाम है, रिवीजन कर रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी डिटेल सेशन देखा है। तो बच्चों मैं पहले बताता हूं, किसी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर चीज को पढ़ना पड़ता है, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ही रिटर्न्स आपको मिलते हैं, सीधा रूल है, इनपुट आउटपुट रेशियो 1:1 होता है हमेशा। तो इसीलिए अगर आपने वो डिटेल्ड सेशन भी देखा था और ये भी देखा था, नेक्स्ट लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब आप आगे की चीजों को समझ पाओगे। और ऐसे जो पढ़ता है उसे बार बार नहीं पढ़ना पड़ता, वो कायदे से मेहनत कम करता है, क्योंकि वो एक ही बार करता है, और जो हल्का फुल्का करता हुआ चलता रहता है वो नहीं कर पाता कुछ। इसलिए डिटेल सेशन को देखने की कोशिश करो। अभी के लिए बच्चों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो नीचे वीडियो को लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं किस चैप्टर पे तुम्हें इस तरह का शॉर्ट वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। क्या तुम चाहते हो कि ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बनाऊं, या तुम चाहते हो कि वो वन शॉट डिटेल्ड वाले ही बनाऊं, या तुम चाहते हो मास्टर पहले वन शॉट डिटेल वाले बनाओ उसके बाद ऐसे शॉर्ट बनाओ, दोनों टाइप के तो हमारे लिए अच्छे रहते हैं। तो मुझे जरूर बताना, ताकि तुम्हारे जो फीडबैक्स आएंगे उसके आधार पर मैं कुछ काम कर सकूं। अभी के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लव यू ऑल।